हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बात करेंगे प्लेटो के साम्यवाद के बारे में। प्लेटो का उद्देश्य था राज्य में न्याय की स्थापना करना, और न्याय की स्थापना के लिए उन्होंने दो हथियार बताए। पहला स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम और दूसरा स्त्रियों और संपत्ति का साम्यवाद। स्त्रियों और संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था उन्होंने संरक्षक वर्ग के लिए करी। संरक्षक वर्ग में उन्होंने दो वर्गों को शामिल किया, रूलर्स क्लास और वॉरियर्स क्लास। इन दोनों क्लासेस को उन्होंने ये जिम्मा सौंपा है कि राज्य की एकता और समरसता को बरकरार रखें, बनाए रखें। उनका मानना था कि अगर संरक्षक वर्ग प्रॉपर्टी के या संपत्ति के जाल में उलझ जाएगा तो राज्य के प्रति अपने डेडिकेशन, अपने समर्पण को खो बैठेगा। इसलिए उन्होंने संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था करी। उनका मानना था कि जो संरक्षक वर्ग है उसके लोग एक अलग तरह का जीवन जिएंगे, सामूहिक मेस में खाना खाएंगे और जो सामूहिक कैंप होंगे वहाँ पर जाकर रहेंगे और सोएंगे। उनके लिए किसी तरह के घर की या प्रॉपर्टी की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके पीछे प्लेटो का पर्पस ये था कि अगर जो संरक्षक वर्ग है, संरक्षक वर्ग में प्लेटो ने सबसे ज़्यादा जो वर्चुअस, जो गुणी लोग थे उनको शामिल किया है। तो प्लेटो का मानना था कि अगर ये गुणी लोग प्रॉपर्टी को इकट्ठा करने में लग गए, घर बनाने में लग गए, तो ये राज्य के प्रति अपने वास्तविक जो उनका उद्देश्य है उसको भूल जाएंगे और राज्य के प्रति जिन कर्तव्यों का उनको निर्वाह करना है उनको भी भुला बैठेंगे। इसलिए उन्होंने संरक्षक वर्ग के लिए सामूहिक मेस और सामूहिक कैंप्स की व्यवस्था करी है। ना उनका कोई परिवार होगा, ना उनका कोई प्राइवेट घर होगा, ना ही प्राइवेट प्रॉपर्टी उनके पास होगी, क्योंकि इन सब को इकट्ठा करने के पीछे व्यक्ति पूरी तरह से अपने वास्तविक कर्तव्यों को भुला बैठता है। जबकि प्लेटो के अनुसार जो संरक्षक वर्ग है, जो दार्शनिक राजा और वॉरियर्स हैं, उनका उद्देश्य है राज्य में न्याय की स्थापना करना। और उस राज्य में न्याय की स्थापना करने के लिए ज़रूरी है कि राज्य में गुणीजनों का शासन हो, और गुणीजनों का शासन स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि जो शासक वर्ग है, जो वॉरियर्स हैं, जो सैनिक वर्ग है, वो प्रॉपर्टी के जाल से पूरी तरह से दूर रहे। इसलिए प्लेटो ने जो संरक्षक वर्ग है उसके लिए संपत्ति को पूरी तरह से निषेध किया था। प्लेटो का मानना था कि अगर राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति एक ही हाथ में समाहित हो जाए तो फिर राज्य का पतन निश्चित है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिन व्यक्तियों के हाथ में राज्य भी होता है और जिन व्यक्तियों के हाथ में आर्थिक शक्ति भी होती है तो वे अपने स्वार्थों की पूर्ति में लिप्त हो जाते हैं और राज्य के प्रति अपने वास्तविक उद्देश्य और कर्तव्यों को भुला बैठते हैं। और ऐसे बहुत से उदाहरण आज भी हमारे सामने हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं, जब वो राजनीति में आते हैं तो सबसे पहले वो ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी इतना इकट्ठा कर देते हैं कि उनको काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो राजनीति को इस भ्रष्टाचार से बचाने के लिए प्लेटो का उद्देश्य था कि राजनीति और आर्थिक व्यवस्था दोनों को बिल्कुल अलग अलग रखा जाए। इसीलिए उनका कहना था कि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति का समावेश एक ही व्यक्ति के हाथों में नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्लेटो ये एक उन्होंने बात रखी कि जो संरक्षक वर्ग है, ना तो उसके पास गोल्ड होगा और ना ही सिल्वर होगा। चूंकि राज्य के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्चुअस गुणी लोगों का शासन होना है, इसलिए उनको इन लोभ लालचों से दूर रखना अति आवश्यक था। और चूंकि अपनी ना कोई घर होगा, ना कोई संपत्ति होगी, तो लोगों के अंदर लालच आएगा ही नहीं। और जब लालच नहीं होगा तो जिस उद्देश्य के लिए उनको इतनी अच्छी और लंबी शिक्षा दी गई है, उस उद्देश्य का पालन वो पूरे मन, वचन और कर्म से करेंगे। हालांकि प्लेटो ने प्रोड्यूसिंग क्लास को अपने इस साम्यवाद से पूरी तरह से अलग रखा है। यानी प्लेटो का उद्देश्य था कि जो सुधार करना है वो राजनीतिक व्यवस्था में करना है। आर्थिक ढांचे को वो पूरी तरह से अनटच्ड रखते हैं, उसको बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं। प्रोड्यूसिंग क्लास उनकी इस स्कीम में शामिल नहीं है। प्लेटो का जो उद्देश्य है वो वास्तव में बहुत नोबल है, बहुत उत्तम है, क्योंकि वो चाहते थे कि जो आर्थिक विकार हैं वो राजनीति में ना आए और राज्य में उन लोगों का शासन हो जो सभी मोह से, लालच से दूर हों
तो तभी जाकर राज्य को उनका बेस्ट मिल पाएगा, तभी जाकर राज्य में वास्तव में गुणीजनों का शासन स्थापित हो पाएगा। वास्तव में उनकी ये स्कीम, उनका जो ये सिद्धांत है, ये बहुत उत्तम है। लेकिन इस मोस्ट वर्चुअस रूलर्स को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो रेमेडी दी है वो कुछ ठीक नहीं है। चूंकि प्लेटो एक आइडियल की बात कर रहे थे, रिपब्लिक में एक आदर्श की बात कर रहे थे, शायद इसलिए उन्होंने इस तरह की व्यवस्था दी। अगर वास्तविक जीवन में देखा जाए तो क्या प्रोड्यूसिंग क्लास को राजनीति से अलग रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता। आप आज किसी भी लोकतांत्रिक देश को उठाकर देख लें, किसी तरह की पाबंदी राजनीति में पार्टिसिपेट करने पर किसी के ऊपर नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी क्लास को बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हो, किसी वर्ग को बिलोंग करता हो, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करता है तो वो अपने देश के राजनीतिक सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकता है। इस तरह से प्लेटो ने जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्था की बात करी है उसमें उन्होंने एक छोटे से सेक्शन की बात करी है, जिसमें केवल जो बहुत गुणी लोग हैं, जो वर्चुअस लोग हैं, वही लोग उनकी इस स्कीम में शामिल हो पाते हैं। प्रोड्यूसिंग क्लास उनकी स्कीम से बिल्कुल अलग रहते हैं और शायद इसीलिए प्लेटो के इस कम्युनिज्म को हाफ कम्युनिज्म का नाम भी दिया गया है। हाफ कम्युनिज्म इसलिए क्योंकि उनका साम्यवाद समाज के एक बहुत छोटे से वर्ग से संबंधित है, संरक्षक वर्ग, जिसमें कि वॉरियर्स और रूलर्स ही शामिल हैं। तो प्लेटो ने एक ऐसी साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करी। साम्यवाद, उन्होंने इसको साम्यवाद इसलिए कहा क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का पूरी तरह से निषेध करते हैं और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्था है तो वहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी का नामो निशान नहीं होना चाहिए और शायद इसीलिए प्लेटो ने अपने इस कॉन्सेप्ट को कम्युनिज्म का नाम दिया। लेकिन हम अगर आज के कम्युनिज्म जो वर्तमान में प्रचलित है कम्युनिज्म, उस कम्युनिज्म से प्लेटो के कम्युनिज्म की तुलना करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे पहला तो ये कि प्लेटो का जो कम्युनिज्म है उसका कैरेक्टर पूरी तरह से राजनीतिक है। वो राजनीतिक व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं। वो मोस्ट वर्चुअस रूलर्स और वॉरियर्स अपने देश में लाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने आर्थिक व्यवस्था से राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से अलग रखा है। जबकि आज का जो साम्यवाद है, जो कम्युनिज्म है वर्तमान, वो पूरी तरह से आर्थिक व्यवस्था के ऊपर केंद्रित है। आज के साम्यवाद का उद्देश्य है समाज में उत्पादन के साधनों पर सर्वहारा प्रोलिटेरिएट्स के कंट्रोल को स्थापित करना और कैपिटलिस्ट सोसाइटी को पूरी तरह से खत्म करना। लेकिन प्लेटो ने अपने साम्यवाद में अर्थ को पूरी तरह से अलग रखा है। इसकी वजह ये थी कि प्लेटो मानते थे कि राज्य को बेस्ट देने वाले लोग ही रूल कर सकते हैं। इसलिए अगर प्रॉपर्टी उन्होंने इकट्ठी करनी शुरू कर दी तो उनके मन में लालच आएगा और प्रॉपर्टी की तरफ ही उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और राज्य की सेवा की तरफ से उनका ध्यान हट जाएगा। तो वर्तमान साम्यवाद और प्लेटो का जो साम्यवाद था उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। प्रॉपर्टी के साम्यवाद के अलावा प्लेटो स्त्रियों के साम्यवाद की भी बात करते हैं। प्लेटो चाहते हैं कि संरक्षक वर्ग के लिए फैमिली का निषेध हो, परिवार का निषेध हो, उन्हें परिवार रखने की आज़ादी नहीं दी गई। प्लेटो का मानना था कि परिवार अपने आप में एक अलग दुनिया होती है जिसमें एक एक्सक्लूसिवनेस होती है, परिवार में समर्पण होता है, एक दूसरे के प्रति होता है और जब व्यक्ति परिवार को समर्पित हो जाता है तो राज्य के प्रति उसका जो समर्पण होना चाहिए वो कम हो जाता है। इसलिए प्लेटो का मानना था कि परिवार जो है वो ऐसे लोगों को तैयार करता है जो कि सिर्फ आत्म केंद्रित होते हैं और राज्य की सेवा की तरफ उनका ध्यान नहीं होता। इसके अलावा प्लेटो का ये भी मानना था कि परिवार में महिलाओं का शोषण होता है, जबकि महिलाओं के अंदर भी उतनी ही काबिलियत होती है जितनी कि पुरुष के अंदर। अगर महिलाएं परिवार की कैद से आज़ाद हो जाएं, जहाँ पर कि उनको सिर्फ बच्चों को पैदा करने और उनको पालने के लिए ही रखा जाता है, प्राचीन जो ग्रीस था, एथेंस का जो पारिवारिक सिस्टम था वो इसी तरह का था। तो शायद इसीलिए प्लेटो की जो सोच थी वो इस तरफ डेवलप हुई कि परिवार में रहकर महिलाओं का शोषण होता है, वो केवल बच्चा पैदा करने और उसको पालने की मशीन बनकर रह जाती हैं। अपने आमदनी के लिए या आय के लिए वो पूरी तरह से अपने हस्बैंड
या घर के पुरुषों पर निर्भर करती हैं, यानी परिवार के अंदर महिलाओं का पूरी तरह से शोषण होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो प्लेटो का जो साम्यवाद है, जो स्त्रियों से संबंधित साम्यवाद है, वो विमेन इमेंसिपेशन और विमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। क्योंकि प्लेटो का मानना था कि महिलाओं के अंदर भी काबिलियत होती है, बल्कि पुरुषों के बराबर ही काबिलियत होती है। और यहाँ उन्होंने एनालॉजी का यूज़ किया है। प्लेटो ने रिपब्लिक में बहुत सारी एनालॉजीज यूज़ करी हैं। यहाँ उन्होंने एक फीमेल डॉग की एनालॉजी का यूज़ किया है। वो कहते हैं कि अगर मौका दिया जाए तो फीमेल डॉग भी उतनी ही अच्छी वॉचमैन की भूमिका का निर्वाह कर सकती है जितना अच्छी की मेल डॉग कर सकता है। तो उनके कहने का तात्पर्य ये था कि महिलाओं में काबिलियत की कमी नहीं होती, उनके अंदर बहुत सी योग्यताएं होती हैं, बस आवश्यकता है उनको मौका दिए जाने की। और जब मौका मिलेगा तो महिलाएं निश्चित तौर पर अपनी बेस्ट सर्विसेज राज्य को दे सकती हैं। तो इस वजह से प्लेटो का मानना था कि परिवार जो है वो एक शोषणकारी संस्था है। परिवार व्यक्ति को राज्य को अपना बेस्ट देने से रोकता है। इसलिए संरक्षक वर्ग के लिए प्लेटो परिवार का पूरी तरह से निषेध करते हैं। प्लेटो का जो उद्देश्य था वो अति उत्तम, सर्वोत्तम था, बल्कि क्योंकि प्लेटो का जो वास्तविक उद्देश्य था वो राज्य में न्याय की स्थापना करना था। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार दिए गए कार्य को अगर ठीक तरीके से निभाता है तो राज्य में न्याय की स्थापना होगी। और वो अपने एक कार्य को तभी ठीक तरीके से निभा पाएगा जबकि वो लोभ लालचों से परे होगा। और व्यक्ति को लोभ और लालच में बांधने का कार्य करते हैं परिवार और संपत्ति। इसीलिए उन्होंने संरक्षक वर्ग को, फिलोसोफर किंग्स को, वॉरियर्स को बेस्ट बनाने के लिए उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी और परिवार से पूरी तरह से आज़ाद रखा है। इसके साथ ही प्लेटो का जो साम्यवाद है वो इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये विमेन इमेंसिपेशन और विमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। महिलाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करता है, महिलाओं को अपनी योग्यताएं प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, राज्य को अपनी बेस्ट सर्विसेज देने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो निश्चित तौर पर प्लेटो का उद्देश्य तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके लिए उन्होंने जो साधन इस्तेमाल किए या जो साधन बताए उनको स्वीकार करना थोड़ा असंभव प्रतीत होता है। वो इसलिए क्योंकि परिवार को उन्होंने पूरी तरह से एक भोगवादी संस्था बना दिया। उनके अनुसार जिस तरह का डिस्क्रिप्शन वो देते हैं उससे ऐसा लगता है कि परिवार केवल स्त्री और पुरुष का एक यूनियन है जहाँ बच्चे पैदा होते हैं, उनको पालकर बड़ा किया जाता है, संपत्ति को इकट्ठा किया जाता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो परिवार में पति और पत्नी का जो रिलेशन है वो बहुत ही स्पिरिचुअल होता है। और उस स्पिरिचुअल रिलेशंस को प्लेटो ने पूरी तरह से इग्नोर किया है। इसके अलावा प्लेटो ने अपने साम्यवाद में प्रजाति सुधार के लिए जो व्यवस्था बताई है उसको स्वीकार करना भी थोड़ा कठिन जान पड़ता है। प्लेटो कहते हैं कि यूजेनिक रीजंस की वजह से प्रजाति सुधार के लिए मैरिज या परिवार संस्था को खत्म किया जाना चाहिए। प्लेटो का मानना था दैट बेस्ट मेल्स शुड हैव कॉन्टैक्ट विद बेस्ट फीमेल्स ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन्स। और इस यूनियन के द्वारा जो बच्चे उत्पन्न होंगे उनका पालन पोषण राज्य के द्वारा किया जाएगा। किसी बच्चे को ये पता नहीं होगा कि उनके पिता कौन है या उनके माता कौन है। जब बच्चे को ये पता ही नहीं होगा कि उनके पिता और माता कौन है तो माता पिता और बच्चे के बीच में जो एक इमोशनल डोर डेवलप होती है, जो एक इमोशनल रिलेशनशिप डेवलप होती है, वो डेवलप हो ही नहीं पाएगी। और जब ना बच्चे में इमोशंस हैं और ना पेरेंट्स में इमोशंस हैं तो फिर बिना इमोशंस के एक मशीन की तरह से ही वह व्यक्ति कार्य कर सकता है। तो यहाँ प्लेटो ने जो प्रजाति सुधार के लिए जो व्यवस्था दी है उसको स्वीकार करना असंभव है, क्योंकि परिवार ही वह पहली संस्था है जिसमें बच्चे को आवश्यक जानकारियाँ दी जाती हैं और बच्चे को पहली शिक्षा दी जाती है। माँ को बच्चे का पहला गुरु या टीचर माना जाता है। बच्चा जितनी भी मैक्सिमम बातें शुरुआत में सीखता है वो सब अपनी मदर के द्वारा ही सीखता है। और इस चीज़ से प्लेटो बच्चे और मदर दोनों को ही वंचित कर देते हैं। किसी तरह की कोई स्पिरिचुअल रिलेशनशिप नहीं, कोई इमोशनल रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि इमोशंस व्यक्ति को बेस्ट करने से रोकता है। और प्लेटो चाहते थे कि राज्य में किसका शासन हो? तर्क का, रीज़न का।
और रीज़न और तर्क तभी आ सकता है जब व्यक्ति इमोशंस से दूर रहे, लालच से परे रहे। तो जो व्यवस्था की है प्लेटो ने, जो उद्देश्य दिया है वो तो नोबल है, लेकिन उस एम को प्राप्त करने के लिए जो मीन्स बताए हैं वो उनको स्वीकार करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और अरिस्तु, जो उनके शिष्य थे अरिस्टोटल, उन्होंने इस बात को कहा भी कि परिवार एक ऐसी जगह होती है जहाँ व्यक्ति में मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट होती हैं, उसमें संस्कार आते हैं, वो बहुत सी इम्पॉर्टेंट जो जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी बातें होती हैं उनको सीखता है। अगर उसके पास परिवार होगा ही नहीं तो फिर वो इन ज़रूरी बातों को सीखेगा कैसे। इसके अलावा परिवार व्यक्ति के पैरों को पीछे खींचने का नहीं बल्कि उसे आगे बढ़ाने का काम करता है। परिवार जब व्यक्ति के साथ होता है तो उसकी जो ताकत है, जो उसकी कार्य करने की शक्ति है, उसकी एफिशिएंसी लेवल वो दुगना हो जाता है। इसलिए प्लेटो का उद्देश्य भले ही नोबल हो, अच्छा हो, आदर्श हो, लेकिन जो मीन्स उन्होंने बताए उनको स्वीकार किया जाना संभव नहीं है। और शायद प्लेटो इस बात को समझ भी गए थे और उन्होंने अपनी जो बाद में पुस्तक लिखी द स्टेट्समैन और द लॉज, उसमें इस बात को स्वीकार भी किया कि जो आइडियल हैं उनका निर्माण हम हेवन यानी स्वर्ग में ही कर सकते हैं, उनको वास्तविक जीवन में हम रियलाइज़ नहीं कर सकते। और इसीलिए इस जो जिन आइडियल, चाहे वो सिस्टम ऑफ जस्टिस हो, चाहे वो आदर्श राज्य हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो और चाहे वो साम्यवाद हो, जिन भी सिद्धांतों का वर्णन उन्होंने रिपब्लिक में किया उनको उन्होंने अपना बेस्ट आइडियल का नाम दिया, फर्स्ट बेस्ट आइडियल। लेकिन स्टेट्समैन और लॉज में उन्होंने अपने इन सिद्धांतों में प्रैक्टिकलिटी का एलिमेंट ऐड किया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया क्योंकि उनको सिराक्यूज़ के जो एक तानाशाह था उसको ट्रेन करने का न्योता मिला और वो उसको ट्रेनिंग देने गए भी, लेकिन बड़ी जल्दी समझ गए कि उनके द्वारा की गई बातें या उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत प्रैक्टिकल नहीं हैं और उनका वो जो एक्सपेरिमेंट था वो पूरी तरह से फेल हो गया। तो वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि राज्य में लॉ जो है वो सुप्रीम होना चाहिए, लेकिन लॉ फिलॉसफिकल होना चाहिए, उसके अंदर दर्शन का एलिमेंट होना चाहिए। तो बाद के दिनों में अपने जो उन्होंने बाद में जो राइटिंग्स दी उसमें उन्होंने लॉ की इम्पोर्टेंस को पूरी तरह से स्वीकार किया। लॉ जिसमें तर्क का समावेश हो, जिसमें रीज़न का समावेश हो, जिसमें दर्शन का समावेश हो। तो प्लेटो ने स्वयं ही अपने बाद में लिखे गए ग्रंथों में अपने दिए गए सिद्धांतों में एक व्यवहारिकता का एलिमेंट जोड़ दिया। तो प्लेटो जिन आदर्शों की बात करते हैं ये ठीक है कि उनको अचीव किया जाना वास्तविक जीवन में संभव नहीं है, लेकिन आदर्शों के अध्ययन के द्वारा ही हम वास्तविकता को प्राप्त करने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। इसलिए प्लेटो के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाना बहुत आवश्यक है। आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी और बहुत से टॉपिक्स पर आने वाले एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.